हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में हार्मोन्स के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हार्मोन विथ रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर लगे हुए होते हैं वहाँ पर हार्मोन का सिग्नलिंग किस तरीके से होता है, और आपके सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं तो यहाँ पर आपके हार्मोन का सिग्नलिंग किस तरीके से होता है। ये हमने अपने प्रीवियस क्लास में अच्छे से कवर कर लिया था। तो आई होप आप सबको ये याद होगा, पक्का। ओके। सो अब हम देखने जा रहे हैं अपने हाइपोथैलेमस यानी कि मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। देखो, हमारा जो हाइपोथैलेमस है ना, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, यानी कि इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पहले हमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से सारे के सारे हार्मोन्स का सिग्नलिंग प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये बाद में पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल करता है, और वो है अपना हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज लाइक वन मैन आर्मी जो बॉडी के सारे हार्मोनल पाथवेज को कंट्रोल करता है। अब हाइपोथैलेमस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल मतलब क्या होता है? ये अपने एक्टोडर्म के टिश्यू से बना है। हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, मीसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो उसमें जो एक्टोडर्म है उससे हमारा नर्वस टिश्यू बना था। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ एक्टोडर्म। इट इज लोकेटेड एट द फ्लोर ऑफ डायनसेफलॉन। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? ये देखो, ये अपना थैलेमस है, ऐचवर्ती आपला एपिथैलेमस रहता है, इसके ऊपर हमारा क्या होता है? एपिथैलेमस। और ऐसा हमारा हाइपोथैलेमस रहता है। याद आया सबको? डायनसेफलॉन के बेस पे। और इसी हाइपोथैलेमस से आगे जाके अपना पिट्यूटरी ग्लैंड निकलता है। क्या निकलता है? अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज अवर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम हाइपोफिसिस बोलते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या है? होमियोस्टेसिस मेंटेन करना। व्हाट डू वी मीन बाय होमियोस्टेसिस? कम से कम 10 बार ये हम बता चुके हैं। होमियोस्टेसिस यानी कि बॉडी का पीएच एंड टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। इट कंट्रोल्स द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन कब प्रोड्यूस होगा, कब रिलीज होगा, ये सब कंट्रोल करने का काम अपना हाइपोथैलेमस करता है। तो इट कंट्रोल्स द सेक्रेटरी एक्टिविटी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन कब रिलीज होंगे, ये बाय द रिलीज एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। यानी कि कौन सा हार्मोन कब रिलीज होगा, कौन सा हार्मोन कब रिलीज नहीं होगा, ये सब कौन कंट्रोल करता है? अपना मास्टर ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। ओके। ऑल हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर पेप्टाइड हॉर्मोन्स। हमने अपने प्रीवियस क्लास में हॉर्मोन्स का केमिकल नेचर पढ़ा था। अमाइंस, पेप्टाइड, प्रोटीन, फैटी एसिड, स्टेरॉइड, गैस। तो इसमें से हमारे हाइपोथैलेमस में जो 2 हॉर्मोन्स बनते हैं वो है एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन, और ये दोनों हॉर्मोन्स कौन से टाइप के हैं? पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं। सो हाइपोथैलेमस में जो हॉर्मोन्स बनते हैं दे आर पेप्टाइड हॉर्मोन्स। ओके। हाइपोथैलेमस में जो हॉर्मोन्स बनते हैं वो कौन से हॉर्मोन्स हैं? पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं। They are secreted by the neurosecretory cells, so they are called neurohormones। ये देखो, ये जो ADH और ऑक्सीटॉक्सिन वाला हार्मोन है ये अपने हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है, और ये हार्मोन सेक्रेट होके हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले पार्ट पे जाता है। और बाकी के हार्मोन जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी किधर से आया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी किधर से आया, हमने तो सिर्फ एक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? सुनो, ध्यान से सुनो। हाइपोथैलेमस ओरिजिनली 2 हार्मोन बनाता है, पर वो अपने पास हार्मोन को स्टोर करके नहीं रखता है, वो अपना हार्मोन आगे डोनेट कर देता है। तो हाइपोथैलेमस अपना हार्मोन जब आगे डोनेट कर देता है तो वो हार्मोन किधर जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। किसके पास जाता है? पोस्टीरियर। ये देखो, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। ओके। तो द हार्मोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस आर एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन। एडीएच हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? इट बैलेंसेस द वाटर लेवल इन अवर बॉडी। इसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। और ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है? ये मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करवाता है जिन मदर्स को जब बच्चा होता है तब। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन। चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पे ये फीमेल के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है? आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से याद होगा। अब यहाँ पर देखो हमको क्या बताया गया है, हाइपोथैलेमस से और कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सब लोग ये डायग्राम देखो। हाइपोथैलेमस खुद 2 हार्मोन बनाता है, एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन।
वो हार्मोन किधर जाके स्टोर होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। कहाँ पर स्टोर होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और ये हार्मोन ब्लड में कब रिलीज होंगे? जब इनका सिग्नल आएगा, मतलब जब एडीएच की जरूरत होगी या जब ऑक्सीटॉक्सिन की जरूरत होगी, तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये हार्मोन को ब्लड में रिलीज कर देगी। लेकिन अब एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन से हार्मोन्स आते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन से हार्मोन्स आते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के हार्मोन्स आते हैं। CRH, TRH, GHRH, SRIF, GnRH, PRL, ऐसे ये देखो, ये जो नाम दिए गए ना आपके टेक्स्ट बुक में, ये सारे हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। यानी कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये इट स्टिम्युलेट्स द रिलीज ऑफ ACTH बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब ये हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से आएगा तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? ACTH प्रोड्यूस करेगा, मतलब रिलीज करेगा। फिर नेक्स्ट है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिम्युलेट्स द रिलीज ऑफ TSH बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब हमारा ये देखो हाइपोथैलेमस से, ये अपना हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से जो पिट्यूटरी ग्लैंड निकला है ना बेटा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है या एंटीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास हाइपोथैलेमस जब सिग्नल देता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ये सारे हार्मोन्स पहले से बन के रेडी होते हैं। ACTH हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH, ओके, देन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हर एक हार्मोन का हम फंक्शन देखेंगे, क्या क्या फंक्शन होता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमने किधर पढ़ा था? फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी कि अपना FSH एंड LH इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इट स्टिम्युलेट्स पिट्यूटरी टू सेक्रेट गोनाडोट्रोपिन्स, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इट इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन स्टॉप करने के लिए आप प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करते हो। सोमैटोस्टैटिन, ये हमारी ग्रोथ को स्टॉप करता है। जब हमारी हाइट बढ़ना रुक जाती है तो वो किसके वजह से होता है? सोमैटोस्टैटिन के वजह से होता है। देन सोमैटोट्रोपिन, इट स्टिम्युलेट्स रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन स्टार्ट करता है। देखो, स्टैटिन मतलब स्टॉप करना और ट्रोपिन यानी कि स्टार्ट करना। तो ग्रोथ कब स्टार्ट होगी, कब स्टॉप होगी, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ही रिलीज करेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी को किधर से सिग्नल आएगा? हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से ही सिग्नल आता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस से ही सिग्नल आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। यानी जब तक हाइपोथैलेमस कुछ नहीं बोलेगा तब तक एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट हार्मोन है गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ये दोनों क्या करते हैं? गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है जब हमको खाना डाइजेस्ट करना होता है। और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड क्या करता है? जब हमको डाइजेशन नहीं करना है, जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, उपवास रखते हैं, तो उस टाइम पे ये एंजाइम्स को सेक्रेट नहीं होने देता, क्योंकि हमने कुछ खाया ही नहीं है, तो एंजाइम्स बना के क्या फायदा। तो ऐसे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं और ये 2 हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये अलग अलग टाइप के हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हैं और ये 2 हार्मोन्स अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हैं। तो अब थोड़ा इतना पिट्यूटरी किया है, थोड़ा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफिसिस ग्लैंड, आपको ये भूलना नहीं है। फिसिस मतलब क्या होता है? पिट्यूटरी। हाइपो मतलब क्या होता है? बिलो। तो ये देखो, ये अपना हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से अपना पिट्यूटरी ग्लैंड बना है। सी, दिस इज अवर हाइपोथैलेमस। ये अपना हाइपोथैलेमस से जो कनेक्टिंग स्टॉक निकलता है इसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। और ये है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, ये अपना एंटीरियर पिट्यूटरी, ये अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अपना जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये डायरेक्ट अपने हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके और ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपने ब्रेन के कौन से बोन, यानी अपने चीक बोन की तरफ ये सस्पेंडेड होता है। ये देखो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपके यहाँ पे चीक बोन की तरफ ऐसे सपोर्टेड है। तो ये जो बोन है ना, ये जो आपकी बोन है, इस बोन को हम बोलते हैं सेला टर्सिका, जिसको बोलते हैं स्पिनॉइड बोन। ये क्वेश्चन इस साल CET में 4 शिफ्ट्स में पूछा गया था, 4 अलग अलग बैचेस में पूछा गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इट इज। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक बोन के अंदर ऐसे प्रोटेक्टेड रहता है, ऐसे घंटे के जैसे लटकता रहता है और इसके नीचे बेस में एक बोन प्रेजेंट रहती है। उस बोन को हम बोलते हैं सेला टर्सिका या उसका दूसरा नाम है स्पिनॉइड बोन। स्पिनॉइड बोन इज नथिंग बट अवर चीक बोन। हमारे गाल के बोन जो होते हैं ये एक साथ ज्वाइन होकर सेला टर्सिका बनाते हैं, जिसके अंदर अपना पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे लटकते रहता है बेल के जैसे। ओके, तो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ pea-sized reddish gray
कलर्ड ग्लैंड। ओके, क्या बोला गया है? पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा ग्लैंड है और ये कैसे कलर का होता है? रेडिश ग्रे कलर का होता है, यानी मरूनिश टाइप। इट कंट्रोल्स ऑलमोस्ट ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ये ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और इसीलिए पहले हम इसको क्या बोलते थे? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। पर हमको बाद में पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल करता है। मतलब ये जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो एक्चुअली में मास्टर ग्लैंड कौन हुआ? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे सेकेंड रैंकिंग किसकी आती है? पिट्यूटरी ग्लैंड की। ओके, इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। ये अपना हाइपोथैलेमस है, मैं बार बार आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये अपना हाइपोथैलेमस है और इसके जस्ट नीचे अपना पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है बाय अ स्टॉक कॉल्ड इन्फंडिबुलम। ये जो कनेक्टिंग स्टॉक है, इस स्टॉक को हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम, या इसको आप हाइपोफिशियल स्टॉक भी बोल सकते हो। पिट्यूटरी ग्लैंड रिमेन्स लॉज्ड, लॉज्ड यानी लटका हुआ रहना, रिमेन प्लेस्ड, प्लेस्ड लॉज बोलो या प्लेस्ड बोलो। देखो लॉज रहता है ना, आप घूमने जाते हो तो लॉज पे रुकते हो, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी किधर पे रुका हुआ है? ये देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे ऐसा स्पिनॉइड बोन का स्ट्रक्चर रहता है। ये देखो, ये है अपना सेला टर्सिका, ये है अपना स्पिनॉइड बोन का स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्पिनॉइड बोन के ऊपर ऐसे लटका हुआ रहता है। तो इट रिमेन्स प्लेस्ड इन अ बोनी डिप्रेशन, यानी बोनी स्ट्रक्चर। डिप्रेशन क्यों बोला है? क्योंकि ये बोन ऐसे फ्लैट बोन नहीं है, ये बोन ऐसे कर्व्ड बोन है। तो इधर पे डिप्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कर्व्ड बोन। डिप्रेशन वर्ड का मतलब क्या है? कर्व्ड बोन। तो इट इज प्रेजेंट इन अ बोनी कर्व्ड एरिया कॉल्ड सेला टर्सिका ऑफ द स्पिनॉइड बोन। तो ये जो अपना स्पिनॉइड बोन है, ये जो अपना ऐसा स्पिनॉइड बोन है, ये स्पिनॉइड बोन फ्लैट नहीं है, ये स्पिनॉइड बोन ऐसा कर्व्ड है, ये स्पिनॉइड बोन ऐसी कर्व्ड है। तो इस कर्विंग वाले एरिया को सेला टर्सिका बोलते हैं, इस कर्व्ड रीजन को हम सेला टर्सिका बोलते हैं। और ये कौन से बोन का सेला टर्सिका है? स्पिनॉइड बोन का। स्पिनॉइड बोन को अंडरलाइन करो और लिखो चीक बोन। स्पिनॉइड बोन को अंडरलाइन करो, लिखो चीक बोन। ओके, अपने गाल की जो बोन्स है वो पीछे फ्यूज होकर स्पिनॉइड बोन बनाती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब, मैं कब से आपको यही बता रही हूँ, ये अपना हाइपोथैलेमस है, ये अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को हम क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफिसिस। और पोस्टीरियर लोब को हम क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफिसिस। पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफिसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोस्टीरियर लोब डायरेक्ट अपने हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, डायरेक्ट, एक मिनट, डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। ये देखो, ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, इसीलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं। हाइपोफिसिस म्हणजे पिट्यूटरी ग्लैंड, न्यूरो मतलब जो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, इसीलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफिसिस। क्या बोल क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफिसिस। ओके, लेकिन एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफिसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने माउथ से आता है, ये अपने बकल कैविटी से आता है। अभी आप बोलोगे अरे बाप रे मैम, बकल कैविटी से पिट्यूटरी ग्लैंड किधर से लेके आ गए आप? बताती हूँ। फिलहाल नाम याद रखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिसिस बोलते हैं। जो पार्ट ब्रेन से कनेक्टेड है उसको न्यूरो हाइपोफिसिस बोलेंगे, जो पीछे की तरफ होता है, और जो आगे वाला पार्ट होता है एंटीरियर लोब, उसको एडिनो हाइपोफिसिस बोलेंगे। ए एंटीरियर, एडिनो, ए। Both the lobes develop from different parts of the embryo, hence it is of dual origin. तो देखो, हाइपोथैलेमस एक्टोडर्म से बना है। देखो इधर क्या लिख रही हूं मैं, हाइपोथैलेमस एक्टोडर्म से बना है, लेकिन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये किससे बना है? ये दो ओरिजिन से बना है, ये डुअल ओरिजिन से बना है, यानी कि इसका आधा पार्ट एक्टोडर्म से बना है और आधा बकल कैविटी यानी कि एंडोडर्म से बना है। ठीक है, चलो देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। ओके, ये देखो, हमारे हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? यस एवरीबॉडी, ये अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें से एंटीरियर पिट्यूटरी में से ये देखो, ये दो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ओके, ये इसका नाम है और ये इसका, ये देखो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन मतलब ये वाला हार्मोन। ये चार नहीं है, ये दो ही हार्मोन्स है, बस दोनों का नाम अलग अलग बताया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास ऑक्सीटोसिन स्टोर होता है और वेसोप्रेसिन स्टोर होता है। वेसोप्रेसिन एंड एडीएच दोनों एक ही हार्मोन का नाम है, जैसे अंजू बोलो या अंजलि बोलो, दोनों एक ही इंसान का नाम है। ठीक है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये स्लीपिंग हार्मोन बनाता है। और ये आपका इंटरमीडिएट पिट्यूटरी क्या होता है और उधर से कौन सा हार्मोन बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और थायराइड ग्लैंड के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो बहुत अच्छा डायग्राम दिया है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास दो हार्मोन्स है, 1
2, ये वेसोप्रेसिन हार्मोन ऑस्मो रेगुलेशन करता है किडनी की मदद से, इसको एंटी डायूरेटिक इफेक्ट बोलते हैं, यानी ये बॉडी में ब्लड वाटर रीअब्जॉर्ब करता है। क्या रीअब्जॉर्ब करता है? वाटर। और ऑक्सीटॉक्सिन फीमेल के चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, लेबर के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करता है और मदर के ब्रेस्ट से मिल्क प्रोडक्शन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन, जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो थायराइड ग्लैंड में हेल्प करता है, TSH। देन LH हार्मोन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स में oogenesis में हेल्प करता है, फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। FSH भी स्पर्म और oocyte के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। GH ग्रोथ हार्मोन हमारी ग्रोथ कंट्रोल करता है। देन ACTH क्या करता है? ACTH हमारे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन यानी कि किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, उस एड्रिनल ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट से, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 ही हार्मोन बनता है, बार बार बता रही हूँ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन बनता नहीं है, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन बनाता है वो सिर्फ इधर पे स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और एंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ हार्मोन्स बनते हैं और फिर यहाँ से वो हार्मोन अपने अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाते हैं, ठीक है। चलो अब सबसे पहले पढ़ेंगे, इतना जो कंफ्यूजन अपने को हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, म्हणजे ये एंटीरियर पिट्यूटरी आया किधर से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आया किधर से, ठीक है। ओके, देखो सब लोग इधर ध्यान से, आपको पहले मैं डायग्राम बताती हूँ, ठीक है। सब लोग एकदम ध्यान से देखो इस डायग्राम को। ये देखो, ये अपना डायनसेफ्लॉन है। क्या है ये? अपना डायनसेफ्लॉन है। डायनसेफ्लॉन से ये अपना इन्फिंडिबुलम वाला स्ट्रक्चर है और ये अपना माउथ का मीसोडर्म है। हमने क्या बोला? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड 2 लेयर से बना है, एक है एक्टोडर्म और एक है मीसोडर्म। मैंने गलती से एंडोडर्म बोला था पहले, मीसोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म। डायनसेफ्लॉन का जो एक्टोडर्म वाला पार्ट है, डायनसेफ्लॉन का जो एक्टोडर्म वाला पार्ट है, वो इन्फंडिबुलम बना के ऐसा एक पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बना रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर, ये इन्फंडिबुलम का स्ट्रक्चर आगे जाके क्या बनेगा? ये देखो, ये आगे जाके क्या बन रहा है? ये बन रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और हमारे बकल कैविटी से, हमारे माउथ से हमारा जो टिश्यू है फेरेंजियल एपिथेलियम, यानी जो हमारा फेरिंग्स का टिश्यू होता है, मतलब समझो ऐसा इमेजिन करो कि ये अपना माउथ है, ठीक है। तो इधर से हमारा जो फेरिंग्स वाला टिश्यू है ना, ये टिश्यू ऊपर की तरफ जाके फिर एक्सटेंड होता है और बाद में ना ये टिश्यू ऐसे कट हो जाता है। तो जब तक ये टिश्यू कनेक्टेड है, इस कनेक्टेड पाउच को हम बोलते हैं रैथकेस पाउच। और ये सब कब होता है पता है? एम्ब्रियो के स्टेज में, जब हमारा फीटस एकदम छोटा होता है, एकदम एम्ब्रियो के स्टेज में होता है। तो ये माउथ का जो बकल कैविटी वाला टिश्यू है ना, ये ऊपर की तरफ जाके एक्सटेंड होता है और इधर पे ये कनेक्शन फिर बाद में कट हो जाता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट था वो ऐसा एंटीरियर पिट्यूटरी बन जाता है, और ऊपर वाला पार्ट जो था वो एंटीरियर पिट्यूटरी बन जाता है, और ब्रेन के हाइपोथैलेमस से जो पार्ट आया है वो ऐसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी बन जाता है। तो हमको ऐसे 2 पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब्स देखने को मिलते हैं। ये बन जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये बन जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि ये वाला पार्ट माउथ वाले रीजन से आया है, यानी बकल कैविटी से आया है, और ये वाला पार्ट ब्रेन से आया है, यानी नर्वस टिश्यू से आया है, नर्वस सिस्टम से आया है, यानी हाइपोथैलेमस से आया है। ये अपना हाइपोथैलेमस है ना, ये क्या है? ये अपना हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। तो अच्छे से समझने की कोशिश करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये अपना हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, ये अपना फेरेंजियल एपिथेलियम है, माउथ वाला पार्ट है। जब तक ये एंटीरियर पिट्यूटरी माउथ से कनेक्टेड है, इस पार्ट को हम रैथकेस पाउच बोलते हैं। धीरे धीरे करके ये रैथकेस पाउच डिस्ट्रॉय हो जाता है और ऊपर अपना पिट्यूटरी ग्लैंड लटक जाता है। तो ये बन जाता है, जो ब्रेन से जो पार्ट आया है, ये देखो, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस से जो पार्ट आया है वो बन जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वो क्या बन जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। और जो पार्ट माउथ से आया है वो बन जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। उसके बाद इधर देखो ये देखो, ये है आपका, ये देखो ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है, ये अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इसमें हमको फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अलग अलग पार्स नर्वोसा, पार्स इंटरमीडिया, बीच का ये जो कनेक्टिंग वाला रीजन रहता है, ओके। धीरे धीरे करके आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपने स्पिनॉइड बोन में अरेंज होना स्टार्ट करता है, ठीक है, यानी कि सेला टर्सिका में। ये देखो, सेला टर्सिका में ये अरेंज हो रहा है, और ये जो बीच का क्लेफ्ट रहता है, ये क्लेफ्ट ऊपर 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 शिफ्ट होते जाता है, ये ऊपर ऊपर शिफ्ट होते जाता है, और आपका ये दोनों पिट्यूटरी एक साथ चिपक जाता है। तो अब इसमें से एक है अपना पोस्टीरियर ये अपना एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो तुम
ऐसा पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहे हो ना, तो तुम इसको एंटीरियर लिखो, इसको पोस्टीरियर लिखो, या इसको पोस्टीरियर लिखो, इसको एंटीरियर लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ याद रखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस से आया है। किधर से आया है? हाइपोथैलेमस से। इसके पास 2 ही हार्मोन रहेगा, एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन। तुम्ही ह्याला पुढे लिहा किंवा मागे लिहा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन याद होना चाहिए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किधर से आया है? हाइपोथैलेमस से, मतलब ऐसा कनेक्टेड है ये हाइपोथैलेमस से। तो इसके पास सिर्फ 2 ही हार्मोन रहेगा, एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, तो अब देखो इधर थियोरी में क्या बताया है। एडिनो हाइपोफिसिस किधर से अराइज हुआ है बच्चा लोग? इट इज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द रूफ ऑफ बकल कैविटी। तो अपना जो बकल कैविटी का रूफ था, ये देखो इधर फिर से बनाती हूँ, ये देखो, हाँ, अपना जो बकल कैविटी का रूफ है, ये बकल कैविटी का रूफ, ये बकल कैविटी का रूफ है, ये एक्सटेंड होके आपका एंटीरियर पिट्यूटरी बना रहा है। क्या बना रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड राथकेस पाउच। इस आउटग्रोथ को, ये जो आउटग्रोथ वाला रीजन है, इस आउटग्रोथ को बोलते हैं राथकेस पाउच। इट ग्रोज अपवर्ड्स टुवर्ड्स द ब्रेन। ये कौन से डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है? ब्रेन के डायरेक्शन में। और सेकंड कौन सा है? न्यूरोहाइपोफिसिस। द न्यूरोहाइपोफिसिस ग्रोन एज डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस। न्यूरोहाइपोफिसिस किधर से आ रहा है? ये देखो, ये अपना हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ आपका न्यूरोहाइपोफिसिस आ रहा है, ये अपना हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और ये अपना न्यूरोहाइपोफिसिस है। ठीक है, न्यूरोहाइपोफिसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। द टू आउटग्रोथ्स टुगेदर फॉर्म द पिट्यूटरी ग्लैंड। और आगे जाके ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, द कनेक्शन ऑफ राथकेस पाउच विद पिट्यूटरी ग्लैंड इज लॉस्ट इन द एम्ब्रियो। तो जैसे जैसे आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा, ये राथकेस पाउच डिसकनेक्ट हो जाएगा और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर की तरफ लटक के रह जाएगा, यानी कि ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी बन जाएगा और ये आपके हाइपोथैलेमस से आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी आया था, ये दोनों एक साथ फ्यूज हो जाएंगे। अब आप सोचोगे मैम ये फ्यूज कैसे होते हैं? ये फ्यूज होते हैं आर्टरीज और वेसल्स की मदद से, मतलब इनके बीच में से ऐसे बहुत सारे ब्लड वेसल्स जाते हैं जो इन दोनों पिट्यूटरी को साथ में पकड़ के रखते हैं। समझो ये एक पेन है और आपने ऐसे ही कोई दूसरा पेन लिया। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी है जो रूफ से बकल से आया है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जो न्यूरोहाइपोफिसिस है। इन दोनों को अभी साथ में पकड़ के रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ धागा वगैरह बांधना पड़ेगा। तो वो जो धागा वगैरह है वो अपना ब्लड वेसल्स रहता है, नर्व्स रहता है, एंड दैट इज नोन एज हाइपोफिसियल पोर्टल वेन। ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो राथकेस पाउच तो एम्ब्रियो के स्टेज में ही गायब हो गया। इंटरमीडिएट लोब इज अ स्मॉल रिड्यूस्ड पार्ट लाइंग इन द क्लेफ्ट। ये देखो, ये पार्स इंटरमीडिया है, ये अपना पार्स इंटरमीडिया है। ये इधर पे बीच में, दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो छोटा सा पार्ट रहता है ना, उस पार्ट को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। इट इज अ स्मॉल रिड्यूस्ड पार्ट लाइंग इन द क्लेफ्ट। क्लेफ्ट यानी कि गैप बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब, बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। इधर लोब का स्पेलिंग करेक्ट करके लो। तो ये बीच का जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। इसका क्या काम है? मैंने आपको बताया था ना, ये मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन आपके इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से आते हैं। जो बीच का गैप रहता है ना, ये वाला पार्स इंटरमीडिया, ये क्या बनाता है? मिलानोसाइट हार्मोन बनाता है। यानी मिलानोसाइट हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? हमारी बॉडी का स्किन कलर डिसाइड करना। अभी तक एक्चुअली इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है साइंटिस्ट लोगों को, बट दिस इज द अजम्पशन कि ये पार्स इंटरमीडिया से जो मेलानोसाइट हार्मोन बनता है, ये मेलानोसाइट हमारी स्किन का पिगमेंटेशन डिसाइड करता है, यानी कि हमारी बॉडी का कलर डिसाइड करता है। गोरा, काला, सांवला, ब्राउन, विटिश, जो भी हमारी स्किन का कलर है वो मेलानोसाइट की वजह से डिसाइड होता है। ठीक है, ओके। न्यूरोहाइपोफिसिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस। न्यूरोहाइपोफिसिस किधर से आया है? ये देखो, आपका ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से न्यूरोहाइपोफिसिस, इधर पे ड्रॉ करके बताती हूँ। ये अपना हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट न्यूरोहाइपोफिसिस कनेक्टेड है, और एंटीरियर पिट्यूटरी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ये अपना न्यूरोहाइपोफिसिस है, ये अपना एडिनोहाइपोफिसिस है। तो न्यूरोहाइपोफिसिस डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। Adenohypophysis and intermediate lobes are connected to the hypothalamus through hypophyseal portal system. हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम मतलब क्या होता है? अच्छे से ध्यान से देखो, ये देखो, ये जो बीच में आपको ये इतने सारे रेड एंड ब्लू, ये हाइपोफिशियल आर्टरी या हाइपोफिशियल वेन जो दिखाई दे रहा है, ये हाइपोफिशियल पोर्टल वेन, ये वेन्स और ये आर्टरीज क्या करते हैं? ये दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आपस में पकड़ के रखते हैं, आपस में चिपका के रखते हैं। जैसे ये पेन और ये पेन, इन दोनों के आजू बाजू में आप कलरफुल धागा बांध दो तो ये दोनों एक साथ चिपक के रहेंगे। तो हाइपोफिशियल आर्टरी से अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीजन मिलेगा, हाइपोफिशियल वेन इसका कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
प्यूरिफाई करेगी, और ये हाइपोफिशियल पोर्टल वेन ये दोनों को कनेक्ट करके रखेगी, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम, यानी कि ये अपने एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पकड़ के रखते हैं, ये हाइपोफिशियल आर्टरी और हाइपोफिशियल वेन, क्योंकि ये पूरा पिट्यूटरी के ऐसे आजू बाजू में गोल 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 घूम के प्रेजेंट रहते हैं। ओके, देखो इधर हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम के बारे में क्या बताया है। वेरियस हार्मोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। अपने हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन बनते हैं, ओके ये देखो आपका एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन ये दोनों हार्मोन जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, और बाकी का जो सिग्नल है वो आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। तो ये सिग्नल आता कैसे है पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन की मदद से। पोर्टल मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, पोर्टल मतलब ट्रांसपोर्टिंग वेन। तो यहाँ पे जो हमारे हाइपोफिशियल ये पोर्टल वेन है, ये क्या करते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल लेकर आते हैं। ये देखो ये जो पोर्टल वेन है, ये पोर्टल जिसके ऊपर येलो येलो डॉट्स है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल लेके आते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास तो एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन जाता है। The portal vein collects blood from various parts of the hypothalamus and opens into the anterior lobe. मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये हाइपोफिशियल पोर्टल वेन किसके पास आता है, लेट मी यूज दी हाइलाइटर। ये हाइपोफिशियल पोर्टल वेन किसके पास आता है, ये हाइपोफिशियल पोर्टल वेन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है। किसके पास आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास 6 से 7 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं, 6 से 7। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास सिर्फ 2 हार्मोन आता है, एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन, जो हाइपोथैलेमस खुद बनाता है। ओके, फ्रॉम पिट्यूटरी द वेन फाइनली कैरीज द ब्लड इनटू द सुपीरियर वेना कावा। और ये जो हाइपोफिशियल वेन है, देखो सुनो ध्यान से, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन और हाइपोफिशियल वेन में क्या डिफरेंस है। हाइपोफिशियल वेन खराब ब्लड कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आपके वेना कावा के पास जाएगा, फिर वो प्यूरिफाई होगा हार्ट के पास जाके। हाइपोफिशियल पोर्टल वेन क्या करता है, ये आपके हाइपोथैलेमस के प्रोडक्ट को एंटीरियर पिट्यूटरी को लाके देता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, हार्मोन्स रिलीज करेगा। समझ में आई बात। तो पोर्टल वेन हार्मोन्स कैरी करता है और नॉर्मल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। समझ में आया सबको। और आर्टरी का एक ही काम है भाई, ऑक्सीजन देना, क्योंकि अपना पिट्यूटरी ग्लैंड भी सेल्स से बना है और उन सेल्स को भी सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। समझा सबको, पक्का। ओके, अब आगे देखो एडिनो हाइपोफिसिस के बारे में क्या बताया गया है। इट इज़ द लार्जर लोब, ये जो आगे वाला पार्ट है, ये एडिनो हाइपोफिसिस मतलब ये वाला पार्ट, ये थोड़ा बड़ा होता है स्ट्रक्चर में। इट इज़ हाईली सेल्युलर एंड वास्कुलर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स है। हाईली वास्कुलर म्हणजे काय, ये देखो कितना सारा ब्लड वेसल्स अपने एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड है। सो इट इज़ हाईली वास्कुलर, यानी कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं अपने एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इट कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलॉइड सेक्रेटरी सेल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, क्रोमैटोफोर्स। वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलॉइड सेक्रेटरी सेल्स, यानी कि बहुत सारे हार्मोनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं अपने एडिनो हाइपोफिसिस के पास। इसके पास एसिडोफिल और बेसोफिल होता है, यानी कि अपने वाइट ब्लड सेल्स जो इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। क्रोमैटोफोर्स यानी कि कलरिंग पिगमेंट्स। ओके, सो इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में हमारा एडिनो हाइपोफिसिस डिफ्रेंशिएटेड है। ये क्रोमैटोफोर्स के ऊपर इतना ध्यान मत दो, क्रोमैटोफोर्स एक्चुअली आपके पास इंटरमीडिया के पास है, यानी ये बनाएगा स्किन पिगमेंट, दैट इज मेलानोसाइट। ओके, तो अपना जो एडिनो हाइपोफिसिस है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्स डिस्टैलिस यानी नीचे का मोटा वाला पार्ट, पार्स इंटरमीडिया यानी कि ये बीच का कनेक्शन वाला पार्ट जहाँ पे आपका मेलानोसाइट बनता है, एंड पार्स ट्यूबरालिस यानी ऊपर जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ये ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे ट्यूबरालिस। ये एकदम दूर जो मोटा मोटा स्ट्रक्चर है, दूर है ना, इसको बोलेंगे डिस्टैलिस। और बीच का जो ये कनेक्शन वाला पार्ट है इसको बोलेंगे बीच का पार्ट, यानी कि इंटरमीडिया। समझ में आया सबको। ओके ओके, तो अब देखो अपने एडिनो हाइपोफिसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन बनते हैं। टोटल 6 हार्मोन्स बनते हैं। सबसे पहला आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बहुत सारे नाम हैं, सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन यानी एसएच, ओके, या एसटीएच बोल सकते हो आप जिसको, या ग्रोथ हार्मोन जिसको हम जीएच बोल सकते हैं। ठीक है, दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल टिश्यूज बाय एक्सेलरेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है और ये हार्मोन हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज को हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस और ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन करने में। ठीक है, हाईएस्ट सेक्रीशन
ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज सीन टिल प्यूबर्टी। सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन कब सेक्रेट होता है? प्यूबर्टी की एज तक, यानी जब तक बच्चे अडल्ट नहीं हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे करके इसका सेक्रीशन स्लो होते जाता है, क्योंकि प्यूबर्टी एज आने के बाद बोलते हैं ना आपकी एज रुक जाती है, आपकी हाइट रुक जाती है। However, it is continuously secreted throughout the life for repair and replacement of body tissue और cells। देखो, ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी की एज तक कंटिन्यू रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स की भी हाइट बढ़ती रहती है, बोन्स की भी हाइट बढ़ती रहती है। लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद यानी आफ्टर प्यूबर्टी इसका सेक्रीशन लो हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो जाता है। इट नेवर स्टॉप्स, इट नेवर स्टॉप्स। थोड़ा 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 ग्रोथ हार्मोन बनता ही रहेगा, क्योंकि जो आपको चोट लगती है, आपके स्किन टिश्यू को चोट लगती है, आपका स्किन छिल जाता है, तो वो सारे सेल्स रिपेयर होने के लिए ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है। तो हमारी बॉडी के जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए ग्रोथ हार्मोन चाहिए, लेकिन बोन्स का हाइट फिर बढ़ना स्टॉप हो जाता है। यानी कि हमारी बॉडी में पूरी लाइफ ग्रोथ हार्मोन बनेगा, पर हाइट पूरी लाइफ नहीं बढ़ेगी। ओके, अब आप अब आप सोचोगे मैम जिन ह्यूमंस में लाइफ टाइम हाइट बढ़ता है उनको क्या होता है, बताती हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ अपनी बॉडी में परफेक्टली बैलेंस चलेगा, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। तो इम्प्रॉपर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसेस वेरियस डिसऑर्डर्स। दो टाइप का प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकता है। हाइपोसेक्रीशन यानी कम ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होना, हाइपो मतलब लो और हाइपर मतलब ज्यादा। तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस हुआ बचपन से ही, बचपन से ही अगर ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस हुआ है तो आपकी हाइट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि कम है ना ग्रोथ हार्मोन, तो आपकी हाइट छोटी रह जाएगी। स्टंटेड यानी कि शॉर्ट फिजिकल ग्रोथ, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन किधर से बन रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो अगर बचपन से ही आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन नहीं बना तो आप छोटे रह जाओगे। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, वो है ना दुनिया की सबसे छोटी लड़की ज्योति, कुछ तो नाम है उसका, तो उसके बॉडी में यही प्रॉब्लम है। शी इज सफरिंग फ्रॉम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, क्योंकि उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बना ही नहीं। अगर समझो बचपन में ही बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बन गया तो आपकी बॉडी खली जैसे हो जाएगी, गाइगैंटिज्म, आप एकदम जायंट जैसे बन जाओगे, और इस कंडीशन को बोलते हैं ओवर ग्रोथ कंडीशन। द इंडिविजुअल अटेन्स एबनॉर्मल हाइट, मतलब ऐसे में एबनॉर्मल हाइट बढ़ जाती है आपकी, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स फिर नॉर्मल नहीं रहते हैं। ये तो बचपन का हो गया, ठीक है। चाइल्डहुड में अगर हार्मोन कम बना तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, चाइल्डहुड में अगर हार्मोन ज्यादा बना तो जाइजेंटिज्म। कभी कभी क्या होता है, समझो अभी मैं बड़ी हो गई और अचानक से मेरी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बनना स्टार्ट हो गया, अचानक से, इंटरमीडिएट। व्हेन द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन द मिडल एज अडल्ट्स, जो मिडल एज के अडल्ट होते हैं 25-30 साल के होते हैं, अचानक से ग्रोथ हार्मोन बनना स्टार्ट हो गया किसी भी जेनेटिक रीजन के वजह से, तो इसके वजह से क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ। डिसप्रपोर्शनेट मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल growth causing disfigurement and enlargement of bones. It causes disfigurement. Disfigurement यानी हमारी बॉडी का फिगर खराब हो जाता है। फिगर मतलब ऐसा वाला फिगर नहीं, फिगर मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर्स खराब हो जाता है। तो इट कॉजेज डिसफिगरमेंट, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब होने लग जाता है, बोन्स अचानक से बड़ी होने लग जाती हैं, हमारी नोज बड़ी हो जाएगी, या हमारा लोअर जॉ एकदम से बड़ा हो जाएगा, या हमारे हैंड्स एकदम से आड़े टेढ़े हो जाएंगे। ये देखो, ये नॉर्मल हैंड है और ये ज़्यादा हाइपर सेक्रीशन है ग्रोथ हार्मोन का, तो हाथ एकदम आड़े टेढ़े हो जाएंगे, फिंगर्स, फीट, कुछ भी बड़ा हो सकता है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्रोमेगैली। अगर बचपन में पिट्यूटरी ग्लैंड कम है तो उसको बोलेंगे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अगर बचपन में पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे गाइगैंटिज्म। लेकिन अगर बड़े होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा बन रहा है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बन रहा है मिडल एज अडल्ट में, तो उसके वजह से होता है एक्रोमेगैली, और एक्रोमेगैली में बॉडी का एबनॉर्मल स्ट्रक्चर देखने मिलता है। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एसीटीएच हार्मोन। इन दोनों के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इधर सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। इट्स प्राइमरी एक्शन इज टू स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। ये हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, ये खुद कोई हार्मोन नहीं बनाता है, ये आगे जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि तुम अभी थायरोक्सिन हार्मोन बनाओ। मतलब थायराइड ग्लैंड के पास जो मेन हार्मोन है उसको सिग्नल देने का काम आपका टीएसएच करता है। और नेक्स्ट है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एसीटीएच हार्मोन क्या करेगा? अपने किडनी के ऊपर जो ये एड्रीनल ग्लैंड होता है ना, इस एड्रीनल ग्लैंड को सिग्नल देगा। मतलब टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देगा, एसीटीएच हार्मोन
एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल देगा। सो इट स्टिम्युलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस एंड सेक्रेट इट्स हार्मोन। मतलब ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो खुद डायरेक्टली कुछ काम नहीं करेंगे, जो खुद डायरेक्टली कुछ काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ सिग्नल देते हैं। ये सिर्फ क्या देते हैं? ये सिर्फ सिग्नल देते हैं कि मतलब TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देगा, और अपना TSH हार्मोन किसको सिग्नल देगा? थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देगा। और अपना ACTH हार्मोन किसको सिग्नल देगा? एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल देगा कि अब तुम लोग अपना हार्मोन बनाओ। नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन या ल्यूटोट्रोपिन या मैमोट्रोपिन आप बोल सकते हो। इसका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करना। प्रोलैक्टिन इज अ यूनिक अमंग पिट्यूटरी हार्मोन्स एज इट इज अंडर प्रिडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल फ्रॉम हाइपोथैलेमस। देखो हमारी पूरी लाइफ मेल्स में भी फीमेल्स में भी ये प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटेड कंडीशन में रहता है। कौन सी कंडीशन में रहता है? इनहिबिटेड, यानी कि ये प्रोड्यूस नहीं होता है। इट इज अंडर इनहिबिटेड कंडीशन, प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल। ये कंटिन्यूअसली इनहिबिटेड रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में कब प्रोड्यूस होता है? Prolactin activates growth of breast only during pregnancy and it stimulates the milk secretion and milk production and secretion of milk by mammary gland after the childbirth। मतलब ये हार्मोन मेल फीमेल दोनों में होता है। मेल्स में तो कभी ये हार्मोन एक्टिवेट ही नहीं होता है। फीमेल्स में ये हार्मोन कब एक्टिवेट होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी जब होती है फीमेल की। जब फीमेल की प्रेगनेंसी होती है तो उनके ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन मिल्क रिलीज कब होता है? सेक्रीशन ऑफ मिल्क कब होता है? जब बच्चा पैदा हो जाता है। अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ, अंदर ही अंदर उसका मिसकैरेज हो गया या अबॉर्शन हो गया, तो मदर के ब्रेस्ट से मिल्क नहीं निकलेगा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ओके, ऑल राइट। फिर अपना नेक्स्ट आता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अपना नेक्स्ट क्या आता है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यानी कि GnRH, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था। FSH एंड LH हार्मोन। FSH मतलब क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेल्स में भी बनता है, फीमेल्स में भी बनता है। इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ऐसा हमने पढ़ा था ना, प्राइमरी फॉलिकल, फिर इसके बाहर और एक फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये फॉलिकल्स बनाने में FSH मेल रोल प्ले करता है। और मेल्स में यह क्या करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को डेवलप करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डेवलप होगा तो स्पर्म्स बनेंगे। तो ये दोनों में पाया जाता है, मेल फीमेल दोनों में। नेक्स्ट आता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है? ये फीमेल्स में कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। इन फीमेल्स द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हेल्प्स इन ओव्यूलेशन, यानी 14th डे पे जब LH हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो आपके ग्राफियन फॉलिकल से oocyte रिलीज होता है। दैट इज डिस्चार्ज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। इधर ओवम की जगह सेकेंडरी oocyte लिखो, ठीक है। ओवम रिलीज नहीं होता है, ओवम तो एकदम लास्ट में बनता है ना फ्यूजन के टाइम पे। सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है। तो ये किसके वजह से रिलीज हुआ? LH हार्मोन की वजह से। FSH and LH are responsible for stimulation of ovaries to produce estrogen। FSH और LH दोनों के वजह से ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। और LH क्या करता है? हमारे ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में हेल्प करता है। यानी अब ये ग्राफियन फॉलिकल एम्प्टी हो गया है तो अब इसके अंदर येलो येलो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाएगा? ये बनाएगा प्रेगनेंसी हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। क्या बनाएगा? ये प्रेगनेंसी हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ये तो फीमेल के केस में हो गया। मेल्स में क्या होता है? मेल्स में हमारा जो LH हार्मोन है ये ICSH हार्मोन बनाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं? ये बदले में लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ये देखो, ये है अपना इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन मेल्स इट स्टिमुलेट्स द टेस्टिस टू प्रोड्यूस एंड्रोजन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। मतलब ये जो हार्मोन है ये एक्चुअली इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इधर पे अपना लेडिक सेल्स रहता है। ये लेडिक सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। और ये क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? इट इज द मेन हार्मोन जिसके वजह से मेल्स में हमको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी दाढ़ी मूंछ देखने को मिलती है। सब कुछ हमने डिटेल में सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, ओके। तो ये है आपके एडिनो हाइपोफिसिस के हार्मोन्स। तो आपको कम से कम 3 हार्मोन याद रखना है। आप सेकंड और थर्ड वाला मत याद रखो, फर्स्ट वाला आप अच्छे से याद रख सकते हो। बचपन में जब पिट्यूटरी ग्लैंड से कम हार्मोन बना तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, अगर बचपन में ज्यादा बना तो गाइगैंटिज्म, अगर अडल्टहुड में ज्यादा बना तो एक्रोमेगाली। ये एक याद रखो। दूसरा प्रोलैक्टिन याद रखो। पूरी लाइफ टाइम प्रोलैक्टिन इनहिबिटेड रहता है, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ये एक्टिवेट होता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है और चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क सेक्रीशन करता है। फिर 6-9 महीने के बाद वापस से ये हार्मोन
इनहिबिट हो जाता है। यानी जब फीटस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर मदर के ब्रेस्ट से मिल्क प्रोड्यूस होना अपने आप स्टॉप हो जाता है, तो फिर से ये इनहिबिट हो जाता है। ये सेकंड याद रखो। और थर्ड गोनाडोट्रोपिन, एफएसएच, एलएच एंड आईसीएसएच, ये तो हमने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट आता है न्यूरोहाइपोफिसिस। देखो मैं ये दो आपको याद रखने क्यों नहीं बोल रही हूँ, सेकंड और थर्ड में क्यों याद रखने नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में आपको आगे दिया है। आप अगर सिर्फ इतना लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में और इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है अपना न्यूरोहाइपोफिसिस। न्यूरोहाइपोफिसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। ये देखो, ये अपना हाइपोथैलेमस है, ये अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये अपना एंटीरियर पिट्यूटरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास तो दो ही हार्मोन है, कब से पढ़ रहे हैं हम, हाइपोथैलेमस दो हार्मोन कौन सा बनाता है, एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन। तो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। न्यूरोहाइपोफिसिस भी 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है। पार्स नर्वोसा, ओके देखो न्यूरोहाइपोफिसिस का स्ट्रक्चर देखो, पार्स नर्वोसा दैट इज न्यूरल लोब, इन्फंडिबुलम एंड मीडियन एमिनेंस। ये देखो, ये है अपना मीडियन एमिनेंस, ये अपना इन्फंडिबुलम, और ये पार्स नर्वोसा यानी नीचे वाला पार्ट जहाँ पे आपके नर्व्स वगैरह हैं। पार्स नर्वोसा के पास क्या है, ये जो नीचे वाला पार्ट है पार्स नर्वोसा, ये स्टोरेज एरिया है, ये सिर्फ एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन को स्टोर करेगा। हाइपोथैलेमस ने इसको पहले से बना के दिया है हार्मोन, इसको खुद कुछ नहीं करने का। इट इज द स्टोरेज एरिया फॉर सेक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस, सो इट स्टोर्स द रिलीज ऑफ, इट स्टोर्स ऑक्सीटॉक्सिन एंड वेसोप्रेसिन, और जब हाइपोथैलेमस से इसको सिग्नल मिलेगा तब ये ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करेगा, एडीएच रिलीज करेगा। ऑक्सीटॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है, इट स्टिम्युलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस ड्यूरिंग पार्चुरेशन। जब हमारी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन अपने यूटरस ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि अंदर जो फीटस है ये फीटस बाहर आ सके। तो यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। मदर के ब्रेस्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट होने में ये हेल्प करता है, क्योंकि मदर का ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगर मदर का ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो मिल्क कैसे निकलेगा, तो मैमरी ग्लैंड्स को भी ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और यूटरस को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। टू इनिशिएट द रिलीज ऑफ मिल्क, इजेक्शन बोलो या रिलीज बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। देखो यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बच्चा बाहर आ सके, फीटस बाहर आ सके, और बच्चा बाहर आ जाता है तो फिर ये मैमरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि मिल्क बाहर आ सके, मतलब ऑक्सीटॉक्सिन का काम है कॉन्ट्रैक्शन। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो ये नाम याद रखो, हाँ, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। और अपना नेक्स्ट हार्मोन आता है एडीएच। इसको हमने क्लास 11th में एक्सक्रीजन एंड ऑस्मोरेगुलेशन वाला जो चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ा था। एडीएच का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। ये बेसिकली क्या करता है, ये जब हम सुसु वगैरह करते हैं तो अपने बॉडी से बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है, तो बॉडी का H2O रीस्टोर करने के लिए यानी कि रीअब्जॉर्ब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडीएच की होती है। इट स्टिम्युलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ यूरिनिफेरस टिब्यूल्स ऑफ द किडनीज। देखो हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, ये नेफ्रॉन का ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, फिर ऐसा, इसको पीसीटी बोलते हैं, ये अपना बोमेंस कैप्सूल है, ये डीसीटी वाला पार्ट है, फिर डीसीटी से ऐसे लूप ऑफ हेनले आता है, दिस इज लूप ऑफ हेनली, फिर लूप ऑफ हेनली से इधर पे आपका कलेक्टिंग डक्ट आता है, ऐसे कलेक्टिंग डक्ट, याद आया। तो कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी में ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एडीएच हार्मोन की। तो ये एडीएच हार्मोन क्या करता है, इमेजिन करो कि आप 5-5 लीटर सुसु कर रहे हो, 5 लीटर सुसु मतलब बॉडी में पानी नहीं बचेगा, डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाओगे। तो बॉडी का पूरा इंपॉर्टेंट वाटर रीअब्जॉर्ब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडीएच हार्मोन की होती है। इट डिक्रीजेस द लॉस ऑफ वाटर, ये बॉडी के बाहर ज्यादा वाटर को नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से यूरिन की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एंड इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग वेसो कंस्ट्रिक्शन। ये क्या करता है, ये जो आपका एडीएच हार्मोन है ये ब्लड वेसल्स को पतला कर देता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। सॉरी, अगर आपके ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कम ब्लड ट्रैवल करेगा, लेस ब्लड ट्रैवल करेगा तो लेस वाटर फिल्टर होगा, लेस वाटर फिल्टर होगा तो ऑटोमेटिकली लेस यूरिन प्रोड्यूस होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी बॉडी के अंदर ही रह जाएगा। याद रखो, बॉडी का पानी बॉडी के अंदर ही रहना चाहिए, सिर्फ थोड़ा ही अमाउंट ऑफ वाटर हम बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अगर बॉडी का पानी बाहर चला गया तो हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे, हमारे सेल्स ड्राई होके मर जाएंगे। इधर तक सबको समझ में आया, पक्का?
अगर समझो किसी की बॉडी में एडीएच हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हुआ तो उनका तो पूरा वाटर बाहर चला जाएगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, डेफिशिएंसी यानी एब्सेंस, या आप बोल सकते हो लेस प्रोड्यूस होना, ठीक है। अगर किसी की बॉडी में एडीएच हार्मोन कम प्रोड्यूस हुआ तो उसके वजह से क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, यानी उनकी बॉडी में H2O रीअब्जॉर्ब ही नहीं होगा, पूरा H2O बाहर चला जाएगा। तो इट इंक्रीजेस यूरिन आउटपुट, यानी बार बार सुसु आएगी। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस। देखो डायबिटीज दो टाइप की होती है, एक डायबिटीज मेलिटस और एक डायबिटीज इंसिपिडस। एक होती है डायबिटीज मेलिटस, ये होता है इंक्रीज ग्लूकोज के वजह से, जब ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आपका इंसुलिन नहीं बनता है। और दूसरा डायबिटीज है डायबिटीज इंसिपिडस, ये होता है एडीएच हार्मोन के वजह से, जिसकी वजह से आपको बार बार सुसु आती है। नो ग्लूकोज इज लॉस्ट इन द यूरिन। डायबिटीज इंसिपिडस का ग्लूकोज से कुछ लेना देना नहीं है, डायबिटीज इंसिपिडस का किससे लेना देना है, वाटर से लेना देना है। बार बार सुसु आएगी। मिक्चुरेशन मतलब क्या होता है, यूरिनेशन, इसमें आपको बार बार सुसु आती है, जिसके वजह से बॉडी का पूरा पानी बाहर चला जाता है और फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। यू फील वेरी थर्स्टी, एक्सेसिव थर्स्ट यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया यानी बहुत प्यास लगना, बार बार गला सूख जाता है, बार बार गला सूख जाता है क्योंकि पूरा पानी बाहर चला गया है सुसु के फॉर्म में। ओके ये देखो, ये आपके हाइपोथैलेमस है, ये आपके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, यानी कि जिससे आपका हार्मोन बनेगा। दो हार्मोन आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है, एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन। एडीएच हार्मोन किडनी को कंट्रोल करता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन आपके मैमरी ग्लैंड्स और आपके यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और बाकी के जो हार्मोन्स हैं, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ज्यादा हार्मोन्स आ रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास सिर्फ 2 हार्मोन्स जा रहे हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स आते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या आपका ग्रोथ हार्मोन, या आपका मैमरी ग्लैंड यानी मैमोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, या आपका एसीटीएच हार्मोन, याद आया, ये आपका ग्रोथ हार्मोन, सॉरी इधर ग्रोथ हार्मोन आएगा, इधर जीएनआरएच आएगा, फिर इधर पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन्स आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं और ये 2 हार्मोन आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। लास्ट में आता है पार्स इंटरमीडिया, मतलब आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों के बीच का ये जो कनेक्शन वाला रीजन होता है, इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। ये ह्यूमंस में बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है और ऐसा बोला जाता है दैट इट सेक्रेट्स मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन सम लोअर वर्टिब्रेट्स। MSH स्टिमुलेट्स द डिस्पर्शन ऑफ मेलानिन ग्रैन्यूल्स। ये MSH हार्मोन क्या करता है, ये हमारी बॉडी में मेलानिन ग्रैन्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्पर्शन यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। और मेलानिन ग्रैन्यूल्स से क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स the dispersion of melanin granules in melanocytes, and melanocytes are nothing but they are the cells which is responsible for skin pigmentation। मतलब ये cells हमारी बॉडी का कलर डिसाइड करते हैं, गोरा काला सांवला जो भी हमारा कलर है, ठीक है। और लास्ट में अपना आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। द पीनियल ग्लैंड इज गिवन ऑफ फ्रॉम द रूफ ऑफ द डायनसेफ्लॉन। पीनियल ग्लैंड किधर से आया है, एपिथैलेमस से। ये देखो ये अपना थैलेमस, ये अपना एपिथैलेमस से जो ये पीनियल ग्लैंड निकलता है, ये हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में प्रेजेंट है। ये हमने पहले ही डिटेल में पढ़ा है। द पीनियल ग्लैंड इज सेंसिटिव टू बायोकेमिकल सिग्नल्स ऑफ लाइट। पीनियल ग्लैंड लाइट के सिग्नल से रिएक्ट करता है। ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन मतलब स्लीपिंग हार्मोन। मेलाटोनिन कौन से पर्टिकुलर अमीनो एसिड से डिराइव हुआ है, ट्रिप्टोफैन। मतलब मेलाटोनिन बनाने के लिए हमारे ब्लड में ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होना चाहिए, ट्रिप्टोफैन, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। मतलब मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होगा तो ही हमारा स्लीप पैटर्न प्रॉपर होगा, तो ही हमारी बॉडी बराबर से 24 आवर्स काम करेगी। डायअर्नल यानी कि डेली रिदम, हमारी बॉडी का डेली क्लॉक, ओके, टाइम पे नींद आना, टाइम पे उठना। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम, नॉर्मल साइकिल ऑफ स्लीप एंड वेक। और ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी अफेक्ट करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी और हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल भी। हम बोलते हैं ना कि बराबर से सोओगे तो बराबर डाइजेशन होगा, बराबर बॉडी ग्रोथ होगी और एकदम दिमाग हैप्पी हैप्पी रहता है, ठीक है। ये देखो इधर पे अपना पीनियल ग्लैंड रहता है और ये पीनियल ग्लैंड बनाता है स्लीपिंग हार्मोन। तो आज हमने एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के सारे हार्मोन्स पढ़ लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड किधर से बना, कैसे बना, उसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट थायराइड हार्मोन। शायद 1-2 लेक्चर्स और लगेंगे, but we have covered 85% of the syllabus, so I hope that you people are revising side by side and preparing well for your exams. Watch this video 2 times so that you understand everything in detail. If you have any doubt, write it down, okay, and try to find out the answer of your doubts. चलो मिलते हैं जल्दी। All the best for your preparation. See you soon. Stay tuned.